अस्सलाम वालेकुम। आप हैरान हो रहे होंगे कि हम आज सिर्फ दो क्यों बैठे हैं। उसकी वजह ये है कि हसन चीमा की कल ओरल सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने उनको बोलने से भी मना किया है 72 घंटे तक, जो कि इतनी तशवीशनाक बात नहीं है। ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि उनको पान, तंबाकू, गुटखा, छालिया, यहाँ तक कि निस्वार रखने से भी मना कर दिया गया है। तो हमारी दुआ है कि वो जल्दी रूबाए सेहत हों और ये 72 घंटे उनके इर्द गिर्द के लोगों पर आसान रहें। अच्छा, उसामा, हाँ जी। हम शुरू करते हैं। वैसे बिल्कुल। तो हमने हमेशा से कहा हुआ है कि हम इस शो में क्रिकेट की बात नहीं बिल्कुल। करेंगे, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि उसामा हर रोज़, मतलब जब भी आता है उसके अंदर से क्रिकेट निकल रही होती है। तो वो जो तुमने क्रिकेट पे कहना है वो कह दो, ताकि उसके बाद फिर हम बाकायदा शो का आगाज़ करें। वही कि हमने डिसाइड तो किया था कि हम क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे, बट क्योंकि सारा पाकिस्तान जो है वो आजकल एशिया कप के में मुब्तला है, तो मैंने कहा कि हमें भी थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए। लेकिन हम जो बात करेंगे वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी। वो ये तो आपको सब लोग ही बता देंगे और एक्सपर्ट्स के इसने अच्छा परफॉर्म किया, इसने इस तरह का परफॉर्म किया। हम उससे थोड़ी मुख्तलिफ बात करेंगे। जिस तरह पिछली दफ़ा हमने टॉक्सिक फ़ैन्स की बात की थी, तो इस दफ़ा जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो T20 क्रिकेट स्पेशली में जो रेटिंग या जो खिलाड़ियों को जज करने का मेयार है, वो हमें थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज जो भी एग्जिस्टिंग मेथड है जिसकी बेसिस पे जज होते हैं खिलाड़ी, वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की बेसिस पे है। और ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज है, वो अगर ज़्यादा देर तक खेलता है या ज़्यादा रन्स बनाता है, बेशक थोड़े कम स्ट्राइक रेट पे भी, तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है और ज़्यादा तारीफ होती है। इसी तरह बॉलर जो ज़्यादा विकटें लेता है, रन्स थोड़े देता है, उसकी ज़्यादा पजीराई होती है। लेकिन जो 2020 क्रिकेट है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। इसमें जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं, पावर हिटर जिन्हें कहा जाता है, वो भी रन्स जो है वो उनके रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह आसिफ अली हैं, आसिफ अली ने पिछले 4 जो मैचेस हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने रन चेज़ किए हैं, उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक मैच में 7 बॉलों पे 25 रन बनाए, दूसरे मैच में भी उन्होंने 8 बॉलों पे 16 रन्स बनाए। यानी इस तरह उनके जो रन्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कहने को जब आप स्कोर कार्ड 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देखेंगे तो उसकी वैल्यू वो नहीं नज़र आएगी कि आज जो अभी है। तो इसलिए जो T20 क्रिकेट है उसमें हमें थोड़ा जो है ना, ये रेटिंग्स नई इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है कि पावर हिटर्स के लिए अलहदा रेटिंग हो, जिसमें उनका जो मैच में इम्पैक्ट है उसकी बेसिस पे उन्हें जज किया जाए और कहा जाए कि जी कि ये इस बेसिस पे रन्स होते हैं, और ताकि एक फ़ैन्स को पता चल सके कि जी ये पावर हिटर जो है इसकी ये वैल्यू है, इसकी ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह जो डेथ ओवर्स की बॉलिंग है, क्योंकि 2020 क्रिकेट जो है वो एक पावर प्ले का होता है, फिर मिडल ओवर्स होते हैं और फिर डेथ ओवर्स होते हैं। तो डेथ ओवर्स में जो बॉलर बॉलिंग करता है उसको ज़्यादा रन्स पड़ने का चांस है, क्योंकि बैट्समैन पूरी कोशिश करते हैं कि वो मार धाड़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स ले सकें। तो इसी तरह हारिस रऊफ़ जो हैं वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, वो भी ज़्यादातर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। तो हमारे फैंस को अक्सर ये गिला होता है कि जी कि इनका 8 का इकॉनमी रेट है या इनको मार बहुत खाते हैं, तो लेकिन 7 विकटें भी लेते हैं, कि मार तो खा लेता है लेकिन विकटें भी ले लेता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उन ओवर्स में बॉलिंग करना एक मुश्किल काम है, और उसमें जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो उसी बेसिस पे आपको मिलता है कि जितना आप उसमें बॉलिंग करेंगे तो आपको विकटें मिलने का चांस भी ज़्यादा है। यानी जो विराट कोहली को आखिरी ओवर किया हारिस रऊफ़ ने, उसमें उन्होंने सिर्फ वो 2 चौके जो मिस फील्ड के हुए थे, उसके अलावा उनका बेहतरीन ओवर था, और जिसकी वैल्यू जो है अगर आप मैयर करें तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए बॉलर्स के लिए भी, डेथ बॉलर्स हैं उनके लिए भी नई जो रैंकिंग सिस्टम है उसका म्यार उन इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत है। इससे जो गेम है ज़रा इंटरेस्टिंग भी होगी, और आपको ज़रा बेहतर तरीके से पता चल सकेगा कि T20 क्रिकेट में कौन से अच्छे पावर हिटर और डेथ बॉलर्स मौजूद हैं। हाँ, वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे अग्री करता हूँ या नहीं करता, लेकिन मैं बताता चलूँ कि मैं अग्री करता हूँ। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो ये T20 के अलावा भी, और ये मेरे ख्याल में ये मेरा आइडिया नहीं है, ये शायद किसी ज़माने में इयन चैपल ने कहा था और मैं उसको भी इंडोर्स करता हूँ, कि दूसरी क्रिकेट में भी जो लोग इस तरह के हैं जो मारते ज़्यादा हैं या जो आके बहुत दूर से भागते हुए आते हैं गेंद कराने के लिए, कोई तेज बॉलर, बेसिकली जिसकी वजह से टिकट बिकती है, बिल्कुल जिसको लोग ऐसे। देखने आते हैं, इनकी मैच फीस भी ज्यादा होनी चाहिए बाकियों से, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको बिजनेस जनरेट करके दे रहे हैं। अच्छा, ये तो क्रिकेट का हमारी बात हो गई। दूसरा हम चलते हैं यूएस ओपन पे।
बिल्कुल। जो आपकी विमेन फाइनलिस्ट्स हैं वो तो आपको पता लग चुकी हाँ है, जी, बिल्कुल। तो उनका पहले बता दें फिर हम मेंस पे भी चलते हैं। तो वुमेन जो फाइनलिस्ट हैं, एक तो ऑन्स जबोर हैं, ये तुनीशिया की हैं, ये अरब भी हैं और अफ्रीकन भी हैं। और ये ये मैंने सॉरी देखा नहीं हुआ इनको, बहुत हसीन होंगी। मेरे ख्याल से हसीन है। हाँ, और ये इसमें मतलब फिर वही बात है, उनका कोई कमाल नहीं है, इंटररेशियल बच्चे बहुत बिल्कुल प्यारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा ये कि शायद मतलब इससे जो है ना आपकी मतलब प्यारे तो आप होते ही हो, लेकिन शायद इससे आप कि व्यूअरशिप में और उस व्यूअरशिप में भी, और उसके अलावा शायद इससे आपकी जो है ना वो स्पोर्टिंग एबिलिटीज भी बेहतर बिल्कुल हो जाती बिल्कुल हो। ऐसे ही। और वो जिस तरह से अब बताया जाता है ना कि रिश्तेदारों में कम से कम शादी करें और बिल्कुल जितना बाहर जा सके। अब देखें ना, आपने अगर मुल्क या बड़े आजम ही अलहदा कर लिए हैं बिल्कुल तो बिल्कुल फिर आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इनका जो है कि इन्होंने वेम्बल्डन के फाइनल के लिए भी पिछले जो वेम्बल्डन हुआ उसमें क्वालिफाई किया था, और अब ये यूएस ओपन के फाइनल में भी क्वालिफाई कर गई हैं। तो ये काफ़ी अचीवमेंट है एक अरब अफ्रीकन वुमेन के लिए। और अगर ये जीत जाती हैं तो पहली अफ्रीकन होंगी जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता होगा। जो इनका मुकाबला है वो ईगा स्वाटिक से होगा, जो कि पोलिश जो खिलाड़ी हैं, नंबर 1 सीडेड हैं। इस साल फ्रेंच ओपन जो है वो जीत चुकी हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीती थी, पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने सिर्फ एक सेट हारा था। तो और इसी तरह जो यूएस ओपन है इसमें भी इनकी अच्छी कारकर्दगी रही है। सेमीफाइनल में ऑल्दो इनको थोड़ी मुश्किलात का सामना था शुरू में, क्योंकि इनकी जो सर्व थी वो ठीक नहीं हो रही थी, काफ़ी एरर्स कर रही थी जिसकी वजह से पहला सेट हार गई। लेकिन उसके बाद जब ब्रेक के बाद ये आई तो काफ़ी एनर्जाइज लग रही थी और इन्होंने काफ़ी अच्छी टेनिस खेली, जिसकी बेसिस पे ये फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। और मेरे ख्याल में ईगा स्वाटिक जो हैं वो कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि एक तो वो यंग हैं और उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो थोड़ी ज़्यादा है ऑन्स जबोर से। तो अच्छा मैच होगा, और जो भी जीतेगा वो पहली दफ़ा हमारे पास एक नया यूएस ओपन का चैम्पियन होगा। अच्छा, और वो जो मेंस हैं, वो जो मेन है हाँ, उसमें भी सारे चुनने चुनने ही हैं मेरे ख्याल उसमें भी बिल्कुल इस दफ़ा जो है ना सारी जो प्रिडिक्शंस जो थी टॉप सीडेड प्लेयर्स की, नडाल से रिलेटेड या डेनी मेडवेव के रिलेटेड, वो गलत हो गई हैं। वो नडाल राउंड ऑफ 16 में फ्रांसिस टिफो जो यूएस के खिलाड़ी हैं उनसे हार गए थे। इसी तरह जो डेनी मेडवेव हैं वो निक किरियोगस से हार गए थे। तो इस दफ़ा जो सेमीफाइनलिस्ट हैं इसमें 2 तो जो हैं वो पहली दफ़ा, जिन्होंने 3 ने पहली दफ़ा क्वालिफाई किया है। तो कार्लोस अल्कारेज हैं, ये 19 साल के हैं, यंगेस्ट एवर प्लेयर टू मेक अ ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल। तो इनसे वैसे भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, ये काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। तो और इनकी जो ख़ास बात है कि ये बैक टू बैक 5 घंटे के मैचेस राउंड ऑफ 16 में भी और क्वार्टर फाइनल में भी खेल के आए हैं। तो इससे इनका स्टेमिना के बारे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्टेमिना है। तो में। चारों तो बिल्कुल नहीं सिगरेट पी रहे। बिल्कुल। तो इसमें हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट के अच्छे मैचेस होंगे सेमीफाइनल में। और इसमें भी मेंस में भी नया ही हमारे पास चैम्पियन होगा इस दफ़ा। तो इसमें भी कोई टेबल लगा दो। इसमें मेरे ख्याल से जो अल्कारेज हैं ही इज़ गोइंग टू टेक, बिकॉज उसके बारे में ये प्रोफेसीज काफ़ी जूनियर ईयर से ही हैं कि ही इज़ अ वेरी स्पेशल टैलेंट, और ये आने वाले वक्तों में काफ़ी अपना नाम बनाएगा टेनिस की दुनिया में। अच्छा, अब हम चलते हैं F1 पे। बिल्कुल तो मैंने सुना है कि फेरारी के साथ वो हुई है जो कि मॉल्टटाउन ए ब्लॉक के मैकेनिक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जिस तरह पाकिस्तान में हम हर कुछ अरसे बाद कोशिश करते हैं ना कि हम किस तरह अपने मुल्क के साथ जो है वो अगर सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो गया तो क्या ऐसी चीज़ करें कि वो दोबारा जो है ट्रैक से उतर जाए। तो फरारी भी इस सीज़न जो है हर रेस में ये कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह जो है अपनी रेस को ख़राब कर सके। तो कार्लोस साइंस जो उनके एक ड्राइवर हैं वो नंबर 3 पे थे, उनके जो दूसरे ड्राइवर और नंबर 2 पे थे। और अभी उनके पास लीड थी और वो अपने टायर चेंज करवाने के लिए आए पिट स्टॉप में। तो चारों टायर्स वैसे तो रेडी किए होते हैं मैकेनिक्स ने, पर जो उनके मैकेनिक थे उन्होंने जो चौथा टायर था उसको नहीं रेडी रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनके 12 सेकंड्स आया हो गए और वो जो रेस है उसमें काफ़ी पीछे रह गए। वो उन्होंने छोटे को कहा होगा ना कि ले आया, तो छोटा तो कभी नहीं आया। बिल्कुल हाँ। ऐसे। तो जहाँ तक बाकी डच ग्रां प्री की बात है तो इस दफ़ा लग रहा था रेस में कि मर्सिडीज़ जो कि इस सीज़न में कोई रेस नहीं जीत सकी अभी तक, कि वो शायद अपनी पहली रेस जो है वो जीत जाए, क्योंकि लुइस हैमिल्टन 44 लैप्स के बाद
वही नंबर 1 थे और जॉर्ज रसल जो दूसरे मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं वो नंबर 2 थे। लेकिन 2 दफ़ा रेस में सेफ्टी कार डिप्लॉय होनी पड़ी बिकॉज 2 गाड़ियों को इंसिडेंट आ गया। जो हमारे नए फैंस जो F1 जिन्होंने नई देखनी शुरू किया उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेफ्टी कार क्या होती है। सेफ्टी कार जब भी कोई रेस के दौरान इंसिडेंट हो जाए तो वो डिप्लॉय हो जाती है। जितनी देर में वो ट्रैक को जो भी कोई गाड़ी के पुर्जे रह जाते हैं उनको साफ़ करने के लिए लगा दी जाती है ताकि कोई और एक्सीडेंट ना हो सके। तो वो 3-4 लैप्स जब जितनी देर तक वो मार्शल्स क्लियर करते हैं ट्रैक को तो वो डिप्लॉय होती है। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपने अगर टायर चेंज करवाने हैं तो आप आके अपने टायर चेंज कर सकते हैं विदाउट लूजिंग योर पोजीशन। वरना अगर आप पिट स्टॉप करने आते हैं तो उसमें आपके एवरेज 25 से 30 सेकंड ज़ाया हो जाते हैं। तो इस वजह से मैक्स वर्स्टैपन को टायर जो है वो 2 दफ़ा चेंज उनके पिट सेफ्टी कार के दौरान हो गए, जिसकी वजह से उनको वो जो उनका गैप था लुइस हैमिल्टन पे वो भी कम हो गया और वो उनको बाद में रेस में उसको उन्होंने कवर कर लिया। क्योंकि जो गाड़ी है इस सीज़न वो मर्सिडीज़ की जो है उस तरह नहीं है जिस तरह रेड बुल की है। रेड बुल की गाड़ी सारे सीज़न ज़्यादा तेज़ रही है तो इस बेसिस पे वर्स्टैपन ने अपना वो जो एडवांटेज है उसको यूज़ किया और दोबारा एक दफ़ा वो रेस जीत के। मतलब आप देखें कैसी स्पोर्ट है कि 25 सेकंड बचाने के लिए इतना तद्दद, और यहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों का टोटल टाइम ही 25 सेकंड होता है। खैर उससे बल्कि खेलों से हट के मुझे याद आ गया कि वो छोटे का क्योंकि जिक्र हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो उस पे एक वो दिलीप साहब ने ये नरेट किया हुआ वाकया कि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, दिलीप साहब साथ बैठे थे और पीछे राज कपूर थे। हाँ तो ये पता नहीं कहाँ जा रहे थे तो रास्ते में दिलीप साहब को नज़र आया कि एक रेडी वाला लस्सी लगा के बैठा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि राज लस्सी पीनी है, तो वो हड़बड़ा के उठ गया, सोया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आहो, तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगवा ली। तो वो जाहिर है जितनी देर में वो जागे उन्होंने कहा वो गाड़ी थोड़ी सी आगे चली गई थी। तो वहाँ से उन्होंने लस्सी वाले को आवाज़ दी कि बाबा जी 2 लस्सियाँ भेज देना। उन्होंने कहा अच्छा जी। उसने लस्सी लड़की और उसके बाद उसने कहा कि छोटे है 2 लस्सी के गिलास गड्डी लेके जा। तो वो कोई आगे से छोटा है ही नहीं। तो F1 वाला था। हाँ बिल्कुल फरारी वाला। तो वो फिर उसने कहा कि वो छोटे 2 लस्सियाँ लेके जाओ। उसने कहा आया उस्ताद जी, फिर कोई नहीं आया। उसने फिर 2-3 गालियाँ निकाली छोटे को और फिर फाइनली उसने खुद 2 गिलास पकड़े और चलना शुरू किया और साथ बच्चे को कहता है ओए तू कदे कोई काम ना करी एड्डा, तू दिलीप कुमार ना हुए थे। अच्छा, जब ये सुना ना तो राज कपूर साहब को लगा कि यार ये क्या बात हुई है। वो गाड़ी से बाहर निकले, ये आहिस्ता आहिस्ता लस्सी के गिलास लेके पहुंचे, इसने पकड़ाए। तो राज साहब कहते हैं कि तुम्हें राज कपूर का नहीं पता? कहता पता है। तो कहते तुमने उसको ये क्यों कहा कि ओए दिलीप कुमार ना हुए थे? तो वो लस्सी वाला कहता है कि मैं सोचिया दोवें कंजर ने बड़े कंजर का नाम ले लो। तो ये स्पोर्ट्स में, सॉरी मैंने एम ही फिट कर दिया, मैंने भी तो बोलना है ना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, चैंपियंस लीग हो रही है। बिल्कुल। और ये मुझे तो पता नहीं है सॉकर का, लेकिन मैंने सुना है कि लोग चैंपियंस लीग को लेके बहुत जज्बाती हैं। बिल्कुल बिकॉज चैंपियंस लीग जो है उसमें यूरोप के जितने चैंपियन क्लब्स हैं हर लीग के वो आते हैं। इंग्लैंड के टॉप 4 क्लब, स्पेन के इसी तरह, इटली के, फ्रांस के। तो इस लिहाज से जो है वो चैंपियंस लीग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्लब फुटबॉल में, यानी पिनिकल इसको समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये PSG वर्सेस यूवेंटस जो है ये हो चुका है कि होना है? बिल्कुल, PSG वर्सेस यूवेंटस इस हफ्ते की जो लीग स्टेज स्टार्ट हुई है उसमें ओपनिंग डे पे एक अच्छा मैच था। PSG ने यूवेंटस को 2-1 हरा दिया और पहले हाफ में PSG ने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, स्पेशली नेमार और मबाप्पे की जो पेस है उससे जो आपको साफ लग रहा था कि यूवेंटस जो है वो डील करने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। और वो काफ़ी जो है अच्छी इंटरप्राइजिंग, जो आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगती है फुटबॉल, वैसा आपको लग रहा था, आप काफ़ी इंटरटेन होते हैं देख के। लेकिन जो दूसरे हाफ की PSG की परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सरप्राइजिंग थी। सरप्राइजिंग इस एक तरह से नहीं भी थी क्योंकि पिछले जो कई सीजन्स हैं उसमें जो PSG का एक प्रॉब्लम रहा है ज़्यादातर वो यही है कि ये फर्स्ट हाफ में या जो पहला कुछ टाइम होता है मैच का वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो आखिरी आधा घंटा या 45 मिनट्स हैं उसमें ये बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं या बिल्कुल इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लैप्स कर जाती है, जिसकी बेसिस पे इन्होंने पिछले 3-4 सीजन्स में काफ़ी गोल्स कंसीड किए हैं। ऑल्दो ये काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि चैंपियंस लीग ये जीत जाएं अपना टाइटल, लेकिन उसमें नाकामी की वजह कुछ वजूहात में से एक ये भी है कि इनकी जो
ये जो कंसंट्रेशन लैप्स वाली प्रॉब्लम है वो हो जाती है। तो इसी की वजह से जुवेंटस के अगेंस्ट भी इनका वो एक प्रॉब्लम नज़र आया कि इनके जो स्ट्राइकर्स थे वो भी उस एफिशिएंसी से नहीं खेल रहे थे, तो इनका जो मिडफील्ड और डिफेंस है वो भी काफ़ी मिस्टेक्स कर रहा था, और इसी वजह से जुवेंटस एक गोल करने में कामयाब भी हुआ। बिल्कुल ठीक है। और लिवरपूल और नेपोली? लिवरपूल और नेपोली काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बिकॉज नेपोली ने लिवरपूल को 4-1 से शिकस्त दी, जो कि आप इतने बड़े मार्जिन से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिवरपूल हार जाएगी। जिस तरह हमने पहले शो में बात की थी कि लिवरपूल मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद के जो लिवरपूल है उसकी मिडफील्ड के प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मिडफील्ड के प्रॉब्लम्स अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि उनके जो दोनों मेन मिडफील्डर्स थियागो अल्कांट्रा और फेबिनियो हैं वो बाहर हुए हुए इंजरी की वजह से। तो जो उनके मिडफील्डर्स जॉर्डन हेंडरसन और जेम्स मिलर खेल रहे हैं, एक तो उनकी एज ज़्यादा है, यार ये एजिस्ट बातें ना किया करो, मतलब दुख होता है। और कोई वजह बताओ। दूसरी जो वजह है कि क्योंकि ये हाई प्रेस लाइन जो है वो खेलते हैं, तो जब आपकी जो प्लेइंग स्टाइल है वो थोड़ा आप कुछ उतने एफिशिएंट नहीं रहते, तो आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप वो प्रेसिंग उस तरह से कर सकें। और जो लिवरपूल की फ़ुटबॉल का ख़ासा जर्गन क्लॉप के अंडर है कि वो जो है काफ़ी अच्छी हाई प्रेस करते हैं और अपोजिशन को प्रेशर में रखते हैं और बॉल छीन के उन्हीं के हाफ में उसको अटैक में बदलते हैं। इसी तरह जो उनके डिफेंस है, स्पेशली जो उनके राइट बैक हैं अलेक्जेंडर आर्नल्ड, वो भी काफ़ी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और उसकी वजह भी यही है कि वो डिफेंडर से ज़्यादा ज़रा क्रिएटिव प्लेयर ज़्यादा हैं, जो कि मिडफील्ड के साथ लिंकअप प्ले करके तो अटैक फॉर्मुलेशन में काम करते हैं। तो डिफेंस में वो काफ़ी जो है पिछले कुछ मैचेस से वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए हैं। तो इसके अलावा जो लिवरपूल के साथ प्रॉब्लम है कि इनके जो यंग प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अभी उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है बड़ी मैचेस खेलने का जो कि उनके पुराने प्लेयर्स के पास है। तो अभी एज ऑफ नाउ लिवरपूल लुक्स लाइक अ टीम विच इज़ इन अ सॉर्ट ऑफ मेस, बट आई होप के क्लॉप जैसा मैनेजर, जो कि बहुत अच्छा मैनेजर है, दुनिया का जाने माने मैनेजर्स में उसका शुमार होता है, कि वो अच्छी जो है स्ट्रैटेजी बना के लिवरपूल को बैक टू विनिंग वेज ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पिछले एपिसोड में मैंने तुम लोगों से पूछा था कि चेल्सी के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें तुम दोनों ने कहा था कि जी इट्स इज टू अर्ली टू से। उन्होंने तो अपना मैनेजर कट के बाहर मार दिए। बिल्कुल, वो यही लग रहा है कि रोमन अब्राहमोविच चले गए हैं चेल्सी की ओनरशिप से, लेकिन जो उनकी रूह है या जो उनका एक वो खुमार है वो अभी तक वहाँ पे बरकरार है, क्योंकि उनके लिए मशहूर था कि वो अपने टाइम में ज़रा सी भी अगर कोई मैनेजर या उनकी टीम परफॉर्मेंस बुरी होती थी तो वो पहला काम जो करते थे कि मैनेजर को निकाल के बाहर फेंकते थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सरप्राइजिंग था ज़्यादातर लोगों के लिए कि सिर्फ 5 मैचेस के बाद आपने मैनेजर को फायर कर दिया। स्पेशली इन्होंने जो ट्रांसफ़र विंडो है उसमें 272 मिलियन पाउंड्स जो है वो स्पेंड किए थे। यानी जब आप इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं अपनी मर्ज़ी के प्लेयर लाने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका मैनेजर कुछ गेम्स उसको मिलेंगी कि वो जो प्लेयर्स की आपस में सिंक या कोऑर्डिनेशन है वो बन सके और एक जेलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जिसकी बेसिस पे टीम अच्छा खेले। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग था, लेकिन वही क्योंकि एक ट्रेडिशन चल रही है और ट्रेडिशंस डाई वेरी हार्ड, तो वो उसी की एक कड़ी है मेरे ख्याल से। अच्छा, सैफ चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम इंडिया से हार गई है, लेकिन किसी ने अपनी नब्ज नहीं काटी। बड़ा अच्छा साइन है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है वो 8 साल बाद किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, और अभी वेडनेसडे को 8 साल बाद पाकिस्तान की वुमेंस टीम ने कोई इंटरनेशनल मैच खेला है। तो ये इन इट सेल्फ ही बहुत बड़ी अचीवमेंट और स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑल्दो हमें अचीवमेंट तो नहीं कहना चाहिए इसे बाकी दुनिया से मुकाबला करते हुए, लेकिन हमारी जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं फेडरेशंस के और सोसाइटी के, उसमें इन इट सेल्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वुमेंस टीम जो है वो फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गई है। और 3-0 के रिज़ल्ट के बावजूद आपने जिस तरह कहा कि लोगों ने नब्ज़ नहीं काटी या कोई रिएक्शन नहीं दिया, उसकी ये वजह है कि एक तो लोगों को पता है कि 8 साल बाद खेल रहे हैं, दूसरा जो इंडिया की टीम है वो 58th रैंक साइड है दुनिया में, तो उसका और पाकिस्तान की टीम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सैफ चैंपियन भी है। बिल्कुल सैफ चैंपियन भी है। और जो आखिरी दफ़ा मैच हुए थे उसमें वो 8-0 और 6-0 के मार्जिन से जीते थे, तो अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो काफ़ी ये अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इसमें भी जो 1-2 गोल हैं उनको आप काफ़ी अनलकी कह सकते हैं कि अगर
अगर लक होती उस दिन तो शायद वो भी ना कंसीड किए जाते। तो स्कोर लाइन कुड हैव बीन 1-0। और बड़े प्रॉमिसिंग साइंस हैं, 3-4 प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, जिस तरह नादिया खान हैं, उन्होंने उनके ड्रिबलिंग स्किल से मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। उन्होंने एक ही 3-4 मूव्स में 4-5 इंडियन डिफेंडर्स को एक साथ भागते हुए डॉज किया, विच वॉज वेरी इंप्रेसिव। इसी तरह मिशाल हैं, वो जो डिफेंस में है, उनके स्लाइडिंग टैकल्स देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ, यानी काफ़ी अच्छी उन्होंने डिफेंडिंग की। तो यानी इस तरह के खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। नादिया खान और मिशाल, आप जैसे ही वापस आते हैं, आपने सबसे पहले इस शो पे आना है, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारा जो रेगुलर था शो वो तो ख़त्म हो गया, हमने हर दफ़ा सवाल भी ज़रूर लेने होते हैं। उसमें एक सवाल तो अफराज का है कि एशियन प्लेयर्स NBA में आने के लिए क्या करें, ये हम अगले हफ्ते पूछेंगे जब हसन आएगा। अभी हम जो है वो जवाद अनवर साहब का सवाल ले लेते हैं, और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर शोएब अख्तर जी जेवलिन थ्रोअर होते तो वो तो पता नहीं कैसे कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ देते, क्योंकि उनकी तो हाइपर एक्सटेंशन वाला जो था मसला, वो उसमें उनको उसकी वजह से फायदा हो जाना था। तो इस तरह के जो सवाल है ना, ये मेरे पसंदीदा सवाल होते हैं, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप अपनी जो तखय्युल की जो भी परवाज़ है उसको इस्तेमाल करके जो जिस तरह मर्ज़ी का आंसर चाहें दे सकते हैं। बिकॉज आप एक चीज़ वापस जाके नहीं बता सकते कि कैसी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली शोएब अख्तर की जितनी पेस थी, तो हम कह सकते हैं कि शायद अगर वो जेवलिन थ्रो में होते तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गिवन भी नहीं है कि अगर उनकी फास्ट बॉलिंग में इतनी पेस थी तो वो शायद जेवलिन में हो जाती। और इन्होंने शायद कहा था कि और लोगों को क्या PSL के ट्रायल्स की बजाय जेवलिन के लिए जाना चाहिए। तो आई वुड से कि ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को डाइवर्स स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रादर दैन कि हम सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स क्रिकेट पे फोकस करते रहें। क्योंकि जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स होंगे उतना हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, और हेल्दी इन्वायरमेंट से सोसाइटी जो है वो बेहतर अंदाज में चल सकती है। बिल्कुल ठीक है। सोसाइटी सिर्फ दो चीज़ों से बेहतर हो सकती है, एक स्पोर्ट्स खेलने से, दूसरा मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियोस शेयर करने से, पेट्रन बनने से, और इजी पैसा और जायज़ कैश करने से। ये सब कुछ करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।